सो लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो था इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है बताइए। एक डायरेक्शन और एक पॉइंट। सही है। दो केसेस। पहले केस के अंदर क्या हुआ था कि भाई कोई एक लाइन है, उसके पैरेलल वेक्टर आपको दिया हुआ है और इस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है। सही है। और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो आप इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या थी इक्वेशन बताओ लाइन की? आर वेक्टर इक्वल टू प्लस लैम्डा बी वेक्टर। एक तो ये थी, एक और भी थी। एक वेक्टर फॉर्म है और एक कार्टेशियन है ना। हाँ जी। अभी जो ए बी सी है ये बेसिकली आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं उस पैरेलल वेक्टर के। फिर मैंने आपको बताया था डायरेक्शन का काम तो डायरेक्शन कोसाइन भी करते हैं। तो इसकी एक और फॉर्म भी आप लिख सकते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन में एल, y माइनस वाई वन अपॉन में m, और z माइनस z वन अपॉन में m। तो ऐसा कुछ। ठीक है, ये सिखा दिया आपको। फिर उसके बाद आपको बताया था कि अगर एक लाइन पर दो पॉइंट है, केस टू है ना, अगर एक लाइन पर दो पॉइंट है तो भी उनकी इक्वेशन बताई, उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक तो पॉइंट ले लेंगे और डायरेक्शन के लिए बी वेक्टर में से ए वेक्टर को क्या करवा देंगे, माइनस, तो डायरेक्शन का काम हो जाएगा। इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। अच्छा, इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक तो ए वेक्टर होगा और एक बी वेक्टर। अब बी आगे ए पीछे हाँ आ सकता है। हाँ जी, इक्वेशन कैसी होगी? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस, और इसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन अपॉन में, और z माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस। तो ये दो फॉर्म्स आ गए, एक वेक्टर है और एक कार्टेशियन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। भाई मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, एक लाइन इस तरफ है, इस लाइन की अपनी इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ये दूसरी लाइन है, लैम्डा की जगह काम करो के लिख लो, कोई और कांस्टेंट भी तो हो सकता है। वरना अगर मुझे दोनों, ये दोनों लाइनें जैसे स्पेस में कभी भी, मतलब कोई एक लाइन इस तरफ से जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो वो दोनों लाइनें जब इनफाइनाइटली बढ़ेंगी तो फिर वो कहीं ना कहीं एंगल क्रिएट कर सकती है। भैया मान लीजिए लाइनें कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करी, मान लो ऐसी हैं, कितनी भी बढ़ा लो, और इसको इसको भी कितनी बढ़ा लो, एंगल तो कट ही नहीं रहा, एंगल तो बन ही नहीं रहा। फिर हाँ, तो हर लाइन एंगल बनाएगी ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन अगर दो लाइनें वाकई में ही कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और अगर वो एंगल बना रही है तो एंगल निकाला जा सकता है। मैं बस आपको ये बता, भैया एंगल कैसे निकालेंगे दो लाइनों के बीच का? दो लाइनों के बीच का एंगल का मतलब है उनके डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना। अब याद करो दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे निकालते थे? सिखाया मैंने वेक्टर अलजेब्रा पर। cos थीटा इक्वल टू ए वन वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। याद करो, ये सिखाया था मैंने आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, और ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था वो बताओ?
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। याद है कुछ, ऐसा कुछ पढ़ाया है? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं दो लाइनों के बीच में वेक्टर निकालना है, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। तो अगर आपको दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना है ना, तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में एंगल निकाल दीजिए। पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता लाइनों के एंगल का। लाइनों के एंगल को अगर निकालना है तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टरों के बीच का एंगल निकाल दीजिए। अब आप मुझे बताइए, पहली वाली लाइन में डायरेक्शन वेक्टर कौन है? v1 वेक्टर। तो ये वाला ही तो है, पीछे वाला ही तो होता है डायरेक्शन वेक्टर। नहीं नहीं, सिर्फ बी है। और इस वाले में क्या है? v2। तो इन दोनों वेक्टरों का अगर मैं cos थीटा के थ्रू एंगल निकाल दूं तो मामला वही बैठेगा जो लाइनों के एंगल। मतलब ये लाइनों के एंगल का वेक्टर कैसे निकालेंगे? लाइनों के एंगल, लाइनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप एक काम करिए, आप ऐसा करा दीजिए, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। मतलब भैया दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब है उनके डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना। आंसर है बिल्कुल। जो एंगल आपका डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में होगा ना, वही एंगल आपका लाइनों के बीच में भी होगा। इसलिए मैंने b1 b2 का यूज किया है। भैया a1 a2 का यूज क्यों नहीं किया? पॉइंट से एंगल का कोई मतलब नहीं बैठता, डायरेक्शन से बैठता। डायरेक्शनों के बीच में एंगल निकाल दीजिए आप, लाइनों के बीच में एंगल वही होगा जो आपके डायरेक्शन वेक्टरों के बीच में। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने लिखा है एंगल निकालने का, ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? वेक्टर। अब कार्टेशियन फॉर्म भी देख लीजिए, इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। कार्टेशियन फॉर्म कुछ ऐसा है कि जो b1 वेक्टर होगा भाई वो कुछ तो होगा। अब इस केस में उन्होंने b1 वेक्टर को जो माना है वो माना है a1 i प्लस b1 j और प्लस c1 k। जो b2 वेक्टर है डायरेक्शन वाला, उसको माना है a2 i प्लस b2 j और प्लस c2 k। अब अगर मैं इनका डॉट कराऊं तो आपको नहीं लगता a1 और a2 का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, प्लस b1 और b2 का हो जाना चाहिए, c1 और तो फॉर्म देखो, मैं चाहता तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे फॉर्मूला बनवा रहा हूँ। तो cos थीटा इक्वल टू में होगा b1 क्या होगा आपके पास? a1 और b2 में a2। ऐसे ही b1 b2 c1 c2 अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड। अब आप खुद सोचिए ना, b1 में a1 b1 और c1 था ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन के अंदर। मतलब एंगल निकालने के लिए भैया वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म होगी। बिल्कुल भैया, हम किससे निकाले? आप किसी भी एक से निकाल दीजिए। भैया मान लो भैया हम ये वाला फॉर्मूला भूल गया, हमें कार्टेशियन का याद नहीं है, हमें वेक्टर का याद है, तो वेक्टर से निकाल दें। बिल्कुल वेक्टर से निकाल दीजिए, भैया आंसर सेम आएगा। यस, आंसर सेम आएगा। पर आप बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या याद करने में इसको? यहाँ a1 b1 c1 क्या है बताओ? a1 b1 c1 क्या है? ये क्या है? ये पहली वाली लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? जो बी वेक्टर था उसी की तो वैल्यूज है, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से इन्होंने इस पे और एक दो बना दिए कि लाइनें अगर पैरेलल हो, लाइनें अगर पैरेलल है तो इसका मतलब cos थीटा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना? cos थीटा 0 1 होता है, और फिर आप इसको उधर मल्टीप्लाई तो ये डॉट इसके बराबर आ जाएगा। और उन्होंने बोला लाइनें अगर पैरेलल है, अगर ये पता लगाना है तो आप वही रेशियो वाला हिसाब किताब कर दीजिए। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 यही करा दो। मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो लाइनें भी पैरेलल है। आंसर है यस। लाइन के पास दो चीजें होती हैं, एक पॉइंट
एक डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर का बड़ा महत्व है, क्योंकि वही तो उसके एंगल निकालने में मदद करता है, वही उसको पैरेलल में मदद करता है, और वही उसको परपेंडिकुलर में मदद करता है। अब आप बताइए, दो लाइन है, पैरेलल है, पैरेलल तो कर दिया, परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है, तो क्या से करना चाहिए? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल? अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो मामला बन जाएगा, पैरेलल में बन जाएगा, कोलिनियर में बन जाएगा। आ रहा है? ठीक है, तो उन्होंने आपको एक फॉर्मूले दिए हैं, बस मैं तो खाली उसी बता रहा हूँ कि इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूले करे हुए हैं। अच्छा जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये एक टॉपिक है। देखो देखो नॉर्मली अगर हम 2D में बात करें तो लाइन है बेसिकली या तो इंटरसेक्टिंग होंगी और या तो पैरेलल होंगी, कोइंसाइडिंग भी होती है बिल्कुल, लेकिन मतलब या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल होंगी, मतलब या तो लाइनें कट करेंगी और या तो लाइनें कभी कट नहीं करेंगी, दो ही केस बनते हैं नॉर्मल सरफेस पर। लेकिन 3D में तीन तरीके के केसेस बनते हैं। पहला, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो सकती है। दूसरा, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर सकती है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को कट कर रही है, ओवरलैप का केस में लेके नहीं चल रहा ना, मैं कह रहा हूँ ये लाइन इस लाइन को कट कर सकती है, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ये इसके ऊपर से निकल बिल्कुल ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो नहीं कर रही कट, अब ये पैरेलल भी नहीं है, एक कट भी नहीं कर रही, तो ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं? ऐसी लाइनों को कहते हैं स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है इसमें, और इस पर आपको क्वेश्चन आएगा स्क्यू लाइंस का, ज्यादा ज्यादा क्लियर और छोटा, अब मतलब ज्यादा तो टफ भी नहीं है, डोंट वरी, आसान सा ही है। तो स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइंस क्या होती है? और ये सिर्फ 3D में ही होती है खाली, वो लाइन है जो ना तो पैरेलल है और जो ना इंटरसेक्टिंग है, वो लाइंस कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। आप ऐसे सोचिए ना, जैसे मान लो इस कमरे में अगर मैं आपको रॉड रखने के लिए बोलूं, रॉड रख सकते हो कहीं से कहीं भी, तो मान लो एक रॉड ऐसे रख दी, दूसरी रॉड ऐसे रख दी, नीचे से ऊपर, एक ऐसे रख दी, तो ये रॉड इस ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ से, ये नीचे से निकल गई, नहीं हुई ना इंटरसेक्ट, तो ऐसी रॉड क्या कहलाएगी? 3D में ही होता है, क्योंकि हाइट मैटर कर जाता है ना, अलग प्लेन है, सेम जगह पर दो प्लेन्स हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड में होता है, बहुत बार होता है, प्लेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर ऑल्टीट्यूड तो अलग अलग है ना, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो वो लाइनें कहलाती है स्क्यू लाइंस। अब वो ये कहता है कि यार स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना। अब यहाँ जो डिस्टेंस है ना, वो ध्यान रखिए, अब बोले भाई मान लो, तो बोले हाँ भाई चलो यार यहाँ डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है मान गए, पर अगर यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये तो ज्यादा हो गया, फिर और कहीं से और आगे से करूँ तो और ज्यादा हो जाएगा। देखो वो यहाँ डिस्टेंस का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन यहाँ निकल रही है, एक लाइन मान लीजिए इसके नीचे से इस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे करते हुए ऐसे पल्ली तरफ निकल गई, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसकी बात हो रही है। समझ में आ गया होगा? आप इस कमरे में रॉड्स को इमेजिन करिए, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर ये गाटर पत्थरों को थोड़ा सा इमेजिन करो, गाटर एक गाटर तो ऐसे है, एक गाटर ऐसे है। अब अगर मैं कहूँ हाँ भाई गाटर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हमें इधर से और उधर वाले पॉइंट का जोड़ूंगा तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आपको शॉर्टेस्ट ढूंढना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका सीधा फॉर्मूला है बस एक, तो उस पर गौर कर लो, देखो कैसे। कौन सा? ये वाला? भाई आप इसको 3D में सोच नहीं रहे ना, आप इसको सरफेस, 3D आप तो सरफेस पे सोच रहे हो इसको। ये लाइन अंदर चली गई है, ये क्रॉस कर चुकी है, पल्ली तरह जा चुकी है, आप इसको कैसे शॉर्टेस्ट बता दोगे? ऐसे तो ये इंटरसेक्ट भी होगी, ये है शॉर्टेस्ट, जीरो है शॉर्टेस्ट। भैया अगर मान लो डिस्टेंस अगर जीरो आ गया तो मान लो, तो इसका मतलब लाइनें क्या कर रही हैं?
ये भी एक पहचान। डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस अगर 0 आ गया तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट। एक क्वेश्चन में पूछते हैं चेक करो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस 0 बैठ गया तो हाँ लाइन इंटरसेक्टिंग। डिस्टेंस अगर कुछ आ रहा है तो इसका मतलब लाइन है स्क्यू लाइंस। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा लाइनें पैरेलल हैं ये कैसे पता चलेगा? A1/A2 तो ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। देखो मैं आपके सामने एक लिख के दिखाता हूँ आपको, अब मुझे बताना लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। आर वेक्टर इक्वल टू में 2i माइनस 3j और प्लस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j और प्लस 5k। एक और लिख रहा हूं मैं, आर वेक्टर इक्वल टू में i माइनस 5j प्लस 3k और प्लस म्यू, म्यू एक अलग कांस्टेंट लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 3i और 6j और 30 और 15k। हाँ भाई है कि नहीं है, बताओ भाई। आप रेशियो देखिए ना, डायरेक्शन वेक्टर होगा उसका 1/3, 1/3, 1/3। तो रेशियो तो है, तो लाइनें फिर कैसी हैं दोनों, ऐसे पता चला। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह ले देता i 2j और 5k ही, अब बताओ। अरे 0 कहाँ है, 1 है, 1/1 का रेशियो बनेगा ना, तो भी लाइनें कैसी पैरेलल। समझ में आया? दो अलग लाइन का सेम डायरेक्शन वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल। दोनों के पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल लाइनों की ये पहचान होती है कि डायरेक्शन वेक्टरों का ना या तो सेम होते हैं या उसका मल्टीपल होता है। अगर एक लाइन के वेक्टर वो है हाँ और जो उसका डायरेक्शन बता रहा है हाँ डायरेक्शन वेक्टर, और दूसरे के भी एक वो है हाँ तो वो दोनों आपस में पैरेलल। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बता सकते हैं आप इसको। तो आर वेक्टर आपके पास इस तरीके से एक लाइन, तो लाइनों पैरेलल ऐसे बताती है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। अच्छा स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस पर गौर कर लेते हैं, चलो बता दो। अब स्क्यू लाइन से तो भाई दो लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी और ऐसी लाइनें लिखनी पड़ेंगी जो पैरेलल ना हो। तो इसका मतलब मेरी पहली लाइन इधर हो गई, एक लाइन मान लीजिए इस तरफ से आ रही है, ठीक है, और ऐसे आके फिर वो पहली तरफ निकल गई। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हम इसको शॉर्टेस्ट निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। इसकी अब ये वाली जो लाइन आपकी गई, या फिर अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है 3D में समझने में, तो एक काम करते हैं, एक ऐसी बना दी एक ऐसी बना, ठीक है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा, A1 बनाते हैं इसको, बी आर। जो दूसरा है वो रहेगा आर वेक्टर इक्वल टू में A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा तो नहीं, म्यू, म्यू B2 वेक्टर। सही है। अच्छा जी, अब दोनों वेक्टरों का ये आर वेक्टर भी तो अलग अलग होंगे, एक्स वाई जेड है, सही आर्बिट्री पॉइंट है। ले सकते हैं सही। हाँ ठीक है, तो इसका आपके पास जो फॉर्मूला है वो है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है दो स्क्यू लाइंस का, तो आपको लिखना है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, एक 90 डिग्री वाला, 90 वाला परपेंडिकुलर, 90 वाला वेक्टर, सही है। उसको डॉट कराना है आपको, किसके साथ, A2, या क्रॉस के लिखा उसने, माइनस लिखना चाहिए, एक मिनट। ये फॉर्मूला तो यहाँ पर A2 - A1, ठीक है। अगर आपको A2 क्रॉस A1 अगर आपकी किताब में है तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर है उनका क्या करना है, क्रॉस, उनका क्या करना है क्रॉस, और जो आपके पॉइंट है उनको क्या करना है माइनस, A2 - A1 कराना, ठीक है। और अब ये जो चीज है ये क्या देगा, एक वेक्टर, ये भी क्या देगा,
एक वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर का बीच में क्या कराना है, डॉट, फिर एक स्केलर नंबर मिलेगा अपॉन में जो B1 और B2 का आपने जो क्रॉस करा है उसी का क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। और आप क्या निकाल के लाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बता दीजिए कोई इशू है तो इसमें। ये स्क्यू हमने पहले भी कहीं पढ़ रखा है ना, स्क्यू सिमेट्री को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो अलग चीज, वो अलग चीज मैट्रिक्स में पढ़ा है। ठीक है, ये स्क्यू लाइंस है 3D में। अच्छा, ये जो फॉर्म है आप बताइए कार्टेशियन है कि वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसकी कार्टेशियन और है, कार्टेशियन बड़ी होती है कंपेयर टू वेक्टर। लेकिन अगर आप वेक्टर को समझते हैं तो कार्टेशियन आप बना के लिख सकते हैं। देखिए लिखाते हैं, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिएगा, कार्टेशियन फॉर्म इसका जबरदस्त है, इसलिए आने की संभावना ज्यादा होती है इसकी। कि आपको A2 - A1 करना है ना पहले तो। अब A2 - A1 करना है तो भाई X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1, तो वही लिखना। तो आई लिखते हैं, तो X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1। उसके बाद आपको आपने B1 पहले लिखा है तो इसके कोफिशिएंट्स पहले लिखिएगा। जो भी वेक्टर आप आगे लिख रहे हैं उसके कोफिशिएंट लिखने हैं इसके बाद। ध्यान रखिए इन बातों को, बड़ी जरूरी है, अगर ऊपर नीचे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे A1, B1, C1, और उसके बाद फिर आपको क्या लिखने हैं, ध्यान दीजिए। अब नीचे में आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, वो भी B1 क्रॉस B2 का। काफी बड़ा हिसाब किताब है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को आप थोड़ा सा गौर करिएगा। अंडर रूट लगाएंगे आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और लिखा ये गया है कि B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर। कोई टेक्निक लगा सकते हैं, कोई शॉर्टकट आप इसे बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। इन्हें क्रॉस कर दिया गया है, इसी का तो मैग्नीट्यूड निकलना है। ऊपर वालों को इन्वॉल्व नहीं करा, नीचे वालों, क्योंकि ऊपर तो IJ के आते थे ना B1 क्रॉस B2 में। तो B1 C2 माइनस B2 C1। समझ में आया क्या करने वाले हैं? ठीक है, और पूरे का लगा दिया होल स्क्वायर। देखो A1 से मत करो, मैं आपको एडवाइस करूंगा इस चीज को दोबारा रिपीट सोचो। अब बताओ क्या होना चाहिए, C1 A2 माइनस C2 A1। समझ आया? मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आगे। तो प्लस, हाँ भाई बताओ, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब A1 A2 भी लिख दिया आपने। अब वापस से इधर आ जाइए, अब वापस से आप B1 B2 लिखोगे तो यही वाला लिखो। हाँ भाई बताओ, A1 B2 माइनस A2 B1। भाई फिर वो तुम्हारे नंबर कटते हैं यार, एज इट इज करिए, NCERT आप फॉलो अप कर सकते हैं, कोई इसमें इधर उधर मत करिए चीजों। फॉर्मूला है एज इट इज लिखिए, ताकि कहीं चैलेंज करने की कोई दिक्कत ही ना है कैसे भी। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको याद रखने की। आपने देखो, हम दोबारा लिख के दिखाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू, देखो एक बार में नहीं आता है, मैं आपको बताया था, मुझे भी नहीं आता, मुझे बार बार देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भूल जाते हैं। तो बताइए, जब डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हम निकालने वाले हैं तो इसकी अपनी एक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, और इसकी अपनी क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। अब आप बताइए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वेक्टर फॉर्म, बिना देखो डायरेक्शन वेक्टर का क्या, ऐसे याद करो, डायरेक्शन वेक्टर को क्या करना था, क्रॉस। तो करिए, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इसके वेक्टर को डॉट करवाना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और अपॉन करवाना है इसी के मैग्नीट्यूड से। ये तो आपके पास कौन सी फॉर्म है,
वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन लिख के दिखाता हूँ आप। कार्टेशियन में B1 क्रॉस B2 में मेरे ख्याल से ऊपर में तो IJ के लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं B1 के कंपोनेंट्स, B1 के कंपोनेंट में A1 B1 C1, फिर B2 के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A2 B2 C2, फिर ऊपर में IJ के की जगह A2 माइनस A1 के X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 लिख दीजिए। क्या लिखूंगा मैं इसको X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 अपॉन में इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का प्रोसेस बताया मैंने आपको, ए से शुरुआत नहीं करनी, किससे शुरुआत करनी है बी से, इधर ऐसे क्रॉस, फिर सी और ए का क्रॉस, फिर ए और बी का क्रॉस। आई लिखते हैं इसको भी। हाँ जी, अंडर रूट के अंदर क्या लिखूं बताओ, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान रखिएगा ये इसके बाद सोचिए। हाँ जी बताओ क्या लिखूं, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। अब इनको भूल जाओ, अब वापस आ गया वहीं पे। हाँ तो क्या लिखूं भाई बताओ, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, and this is D, distance between two skew lines. Skew lines क्या होती है, बहुत बढ़िया, जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको और समझ लीजिए, और आपका इतना ही मामला, ठीक है, फॉर्मुलों में इतना ही है। फिर जितने भी फॉर्मूले हमने करे हैं वो आप सुनाएंगे कल लाइन बाय लाइन, कौन से कर लिए, और जितने छोड़ोगे फिर उतने डंडे लगाएंगे तुमने। जितने भी करवाए हैं सारे फॉर्मूले आप सुनाएंगे मुझे 3D, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसके बाद एंगल्स, मतलब जैसा भी पढ़ाया है सारा मुझे चाहिए। अच्छा जी, 3D में ही पढ़ाया मैंने, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा जी, और इसके बाद आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, बताओ कैसे पता चलेगा, उसके डायरेक्शन वेक्टर को देख के। अगर उनके डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल है या उनको बराबर रेशियो मेंटेन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और अगर वो किसी भी तरीके का रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप स्क्यू लाइन वाला लगाना। तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं तो D0 बैठ जाएगा, और अगर D0 भी ना आए तो फिर इसका मतलब स्क्यू लाइंस है, फिर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, देखिए क्या है, D इक्वल, अच्छा भाई दो लाइनें होंगी पैरेलल तो भाई इसका अपना खुद का एक इक्वेशन होगा, A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर, सही है। अच्छा जी, इसका भी होगा अपना, इसका A1 होगा, इसका A2 होगा प्लस म्यू, लेकिन B वेक्टर सेम होगा दोनों, मतलब कॉमन निकालने के बाद वो बराबर रेशियो मेंटेन कर ही जाएंगे। तो दोनों का B पार्ट जो होगा ना वो कैसा होगा, सेम होगा, या वो बराबर रेशियो मेंटेन कर रहा होगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए R वेक्टर है या A है कुछ है, ठीक है, प्लस लैम्बडा B वेक्टर, आप बताओ क्या लिखूं, बोलो, आप जो बोल दो वही लिख देंगे, बोलो I, अरे कुछ अलग से 2J प्लस 3K, ठीक है, मैं जानबूझ के रेशियो सेम करवा रहा हूँ, ठीक है, A2 वेक्टर है कुछ अलग, यहाँ म्यू है, ठीक है, मैं जानबूझ के ना 4 का रेशियो बना रहा हूँ, 1/4 का, मैं 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सबको। कितना लिखूं यहाँ पे, 4I प्लस 8J प्लस 12K, सही है। अब आप बताइए रेशियो बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो लाइनें तो पैरेलल, पर भैया इनके तो बी अलग अलग है दोनों के, भाई अभी अलग अलग है देखो, अब लेकिन अगले स्टेप में देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अंदर से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल लीजिए। अब बताओ क्या बचा भैया, पर यहाँ तो 4 म्यू हो गया ना, अरे 4 भी तो कांस्टेंट ही है और म्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हमेशा क्या रहेगा। अब बोलो सेम है कि नहीं, तो भैया इसका मतलब कभी अलग अलग हुए रेशियो बराबर है तो मतलब पहले कॉमन निकालना है दूसरे वाले में से, बिल्कुल कॉमन निकाल के उसके
डायरेक्शन वेक्टरों को पहले सेम करना है आपको। मैं करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो क्वेश्चंस तो, लेकिन आप फिलहाल के लिए अभी तरह समझ लो दोनों की डायरेक्शन वेक्टरों को कैसा करना है, सेम करना है अगर पैरेलल लाइन है तो, और तब लगाना है ये फॉर्मूला। और फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला ये कहता है कि डी इक्वल टू में बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है भाई, डायरेक्शन वेक्टर है उन पैरेलल वेक्टरों का, पैरेलल लाइनों का, उसको क्रॉस कराना है आपको A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, मतलब जो पॉइंट वाले वेक्टर है ना उनके साथ क्रॉस कराना है, किसको, बी वेक्टर को, डायरेक्शन वेक्टर, और अपॉन करना है इनके मैग्नीट्यूड से। आप मुझे बस एक चीज और समझा दो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मुझे वेक्टर देगा कि नंबर देगा, जबकि डिस्टेंस तो वेक्टर नहीं होता, तो इसके ऊपर भी क्या लगाइए, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो वेक्टर बनाओगे तुम क्रॉस से उसका मुझे क्या चाहिए ऊपर में, मैग्नीट्यूड, और नीचे में मुझे बी क्रॉस चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो ये किसका है भाई फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्क्यू लाइंस का क्या है, बताओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बता, स्क्यू लाइंस का बताओ, B1 B2 ना, B1 क्रॉस B2, डॉट कराना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और फिर मॉडुलस, और इसका कार्टेशियन लिखवा दियो योगेश, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, अपॉन में, हाँ भाई इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, बताओ भाई, अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 ये, ठीक है। अब देखो भाई, आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि आप इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप घर से करके लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आप घर से करके लेके आएंगे और ये आप कर सकते हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी दो पार्ट, नहीं करके लाएंगे तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहिएगा।